प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। हम नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ में एक हालदार साहब के बारे में बताने का प्रयास किया है। यह कहानी नेताजी का चश्मा कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे। केवल तभी हमारा यह देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी का लाभ हम उठा पा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि हालदार साहब को 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसे पक्का मकान कहा जा सके, ठीक है। और वहाँ कुछ ही पक्का मकान थे जिसे बाज़ार कहा जा सकता है, और छोटा सा बाज़ार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का छोटा सा स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 सिनेमा घर, नगर पालिका थी। नगर पालिका भी कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी। कोई सड़क बनवा रही है, कुछ वाशरूम बनवा रही है, कबूतरों की छतरी बनवा दी बैठने के लिए, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी तरह से शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवा दी, संगमरमर की। यह कहानी उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उस मूर्ति के छोटे से अधूरे हिस्से के बारे में है, जो इस कहानी का एक तरह से मानो तो मुख्य बिंदु है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों का ज्ञान न होने, उनकी जानकारी न होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध जो मौजूद जो पर्याप्त बजट था, जो उनके पास बजट था, उससे कहीं ज़्यादा होने के कारण अनिश्चय की स्थिति में चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हुआ होगा, और कम से कम समय में बोर्ड की शासनावधि समाप्त होते होते किसी स्थानीय कलाकार ने ही उस मूर्ति का निर्माण कर दिया होगा। अंत में उनका नाम बता रहा है कि मान लीजिए मोतीलाल जी ड्राइंग मास्टर है, उन्होंने ही बनाया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक दिया। पटक देने का अर्थ है जैसे होता है कि काम को जल्दी ही समाप्त करके रख दे। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी तो होती ही है। जल्दबाजी में कोई काम परफेक्शन में नहीं हो सकता। किसी काम को सिस्टमेटिक यदि आप करते हैं तभी वह 100% परफेक्शन में संभव है। इसलिए आप विद्यार्थी हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई भी हड़बड़ी में नहीं होनी चाहिए। इत्मीनान से बैठ करके बड़े ही ध्यान से आप हर बात को सुना करें और पढ़ने लिखने की कोशिश किया करें। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की कोई 2 फुट की ऊंचाई थी। प्रश्न आता है कि मूर्ति कितने फुट ऊंची थी? 2 फुट ऊंची। आप इसे अंडरलाइन कर लें। इसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम कमसिन फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह जो नारे हैं याद आने लगते थे उनको देखते ही। इस दृष्टि से सफल प्रयास था, सराहनीय प्रशंसनीय प्रयास था। एक ही कमी थी जो देखती खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य सा फ्रेम ओरिजिनल पहना दिया गया था उनको। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने के लिए रुके। तभी उन्होंने उधर निगाह डाली तो देखा कि एक चश्मा लगा हुआ है, ओरिजिनल लगा हुआ है, रियल चश्मा लगा हुआ है। उनके मन पे जिज्ञासा भरी मुस्कान फैल गई, कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा वाह भाई, आइडिया तो ठीक है,
मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। आइडिया और रियल जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके लेखक ने हिंदी के एक नवीनतम रूप का प्रदर्शन किया है। आज की हिंदी कुछ इस तरह से ही होती जा रही है, उसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुतायत इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब चाहे उसे समय की मांग कह लें, चाहे उसे समय की मजबूरी कह लें। अब मांग या मजबूरी इन्हीं दो में से कोई न कोई कारण है जो कि हमें हिंदी बोलते समय अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल को मजबूर कर रहा है। हम सब करते हैं, तो क्या कहेंगे, इसे मानक हिंदी कह सकते हैं, नवीनतम हिंदी कह सकते हैं। तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रयास तो सफल ही है, सराहनीय भी है। महत्व तो मूर्ति के रंग रूप का नहीं है, कद का नहीं है, कितनी ऊंचाई है, कद में ऊंचाई उस भावना का है जो देशभक्ति की भावना आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। आजकल लोग देशभक्ति को मजाक के रूप में लेते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे, मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। मोटे फ्रेम वाले की जगह तार वाला पतला फ्रेम वाला चश्मा है। फिर आइडिया के बारे में आया कि हाँ, क्या आइडिया लगाया है जिसने भी लगाया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल ही सकती। तीसरी बार फिर आए, फिर चश्मा नया दिखा। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल, उनकी जिज्ञासा दुर्दमनीय हो उठी। दुर्दमनी का मतलब बताया था जिसे दबाया न जा सके, जिसका दमन न किया जा सके। तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले की खुद मुँह में पान ठुसा हुआ था। वह काला था, मोटा था, खुश मिजाज, हमेशा खुश रहने वाला आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। मतलब मुंह में तो पान भरा हुआ था, तो कैसे हंसता, आंखों से हंसा। और जब हंसा तो उसकी जो तोंद थी, मोटी तोंद थी फूली हुई, तो थिरकी, घूमी, कांपी। पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अभी समझ नहीं पाए। तो पान वाले ने समझाया, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला ही चश्मा उतार कर दे दिया और मूर्ति वाले चश्मे की जगह दूसरा चश्मा बैठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसे आहत भी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को देखने में असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन उस मूर्ति वाले चश्मे को उतार करके उस ग्राहक को दे देता है। लेकिन मूर्ति पर से चश्मा उतारते समय वह उनसे क्षमा मांगता है और तब जाकर ग्राहक को देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई वाह, क्या खूब आइडिया है। यह हालदार साहब का कमेंट था। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे कहानी में क्या घटता है। कहते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। क्या पूछा? नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। जिन्हें पान खाने की आदत होती है वो हर समय मुंह भरे ही रहते हैं। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक। एक पान वाले एक छोटी सी तिली लिए रहते हैं, उस तिली से कत्था कभी चूना निकाल कर खाते हैं। पीछे मुड़कर उसने नीचे फिर पीक मतलब वही पान का जो मुंह भरे रहते हैं रस,
इसको पीक बोलते हैं। पीक को थूकना और मुस्कुराते हुए बोलना कि मास्टर बनाना भूल गया। जिस भी कलाकार ने मूर्ति बनाई थी उसने मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए हम बात बहुत मज़ेदार थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। चकित क्यों? कि कोई भी कलाकार नेताजी की मूर्ति बना रहा हो और उनका चश्मा भूल जाए, यह तो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। और द्रवित करने वाली क्यों है? कि जिन्होंने बनवाई, इन्होंने क्या देख के बनवाई, किस बात का ऑर्डर दिया था, क्या उन्होंने निरीक्षण किया और कैसे उसके द्वारा अधूरी मूर्ति जो बनाई गई थी उसे उठाकर यहाँ लगवा दिया। यानी यार ठीक ही सोच रहे थे। मूर्तिकार के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। सच में एक टीचर से मूर्ति बनवाई गई। क्यों? कम पैसे देने थे और समय भी कम था नगर पालिका के पास। उस मास्टर ने बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला या संगमरमर का ही, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी, बनाने नहीं आया होगा, असफल रहा होगा। या बनाते बनाते कुछ और बारीक करने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। भांति भांति के प्रश्न इनके मन में उठ रहे हैं। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वो निकल गया होगा। आदि आदि बातें इनके मन की उपज थीं। इनके मन में तरह तरह की बातें उठ रही थीं कि आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से वह कलाकार उस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा पाया होगा। ठीक है, ये मेरे मन की आशंकाओं को जाहिर कर रहे हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा सा लगा। कौतुक भरा, बता ही दिया, जिज्ञासा कौतूहल से भरा हुआ, विचित्र अटपटा लग रहा था कि कैसा मूर्तिकार, कैसा मूर्ति बनवाने का ऑर्डर देने वाले कैसे लोग थे, कैसे जिम्मेदार अफसर थे जो उन्होंने ऐसा किया। इन्हीं ख्यालों में वो खो गए। क्योंकि एक देशभक्त व्यक्ति थे, उनके अंदर देशभक्ति थी, इसलिए वो इस तरह की उलझुल बातों में अपना दिमाग उलझाए हुए थे। पैसे चुकाए, पान खाए चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए कि कम से कम जिस गलती को उस मूर्तिकार ने किया, जिस गलती को मूर्ति लगवाने वाले ने किया, कस्बे के सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। किसी की निगाह वहाँ नहीं पड़ी। कम से कम उस मूर्ति पर एक चश्मे वाले की तो निगाह पड़ी। उसने तो उस मूर्ति की अधूरी स्थिति को पूरा करने का प्रयास किया। अवश्य ही वह सच्चा देशभक्त होगा और उसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए, श्रद्धा से नमन करते हुए जीप की तरह चले। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? मन में सवालों के गुबार निकल रहे थे। सवाल पर ही सवाल, मन का सवाल था। यह आज़ाद हिंद फौज, आपको पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, तो कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था क्या? तो अब जब पूछा ऐसा प्रश्न हालदार साहब ने, तो देखा फिर पान वाला नया पान खा रहा था। उसे तो हर मिनट मिनट पर पान खाने और थूकने की आदत थी। नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक दिया। उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई। लाल काली बत्तीसी क्यों कह रहा है बार बार? क्योंकि पान खाते खाते आदमी के जो दांत हैं मसूड़े लाल हो जाते हैं, और जब बहुत लाल होंगे तो काले दिखाई देंगे। गाढ़ा लाल जब होते होते तो काले पड़ जाते हैं। और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अब कैप्टन वाला शरीर से लंगड़ा था,
पैर से लंगड़ा था, उसके शरीर में खोट था, वह विकलांग था, दिव्यांग था, जो कुछ भी था, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पाने वाले को नहीं करना चाहिए था। कहते हैं वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। हाँ वो पागल था, देशभक्ति में पागल था, देश प्रेम में पागल था, देश के महापुरुषों के सम्मान के लिए श्रद्धा नत होकर के पागल हो गया था। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। जब उनकी दृष्टि पड़ी उस कैप्टन चश्मे वाले पर तो आश्चर्यचकित रह गए। एक बहुत ही बूढ़ा, कमज़ोर सा, एक पैर से लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी पहने हुए, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में छोटा सा संदूकची बॉक्स लेकर के, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए हुए, अभी अभी गली से निकला। ठीक है, गली से निकला था और एक दुकान, गली से निकला ही था कि अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है सड़क पर चश्मा लगाने वाला। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इससे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका यही वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में वह और बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, उपेक्षा ही है उस पान वाले की कि उसके मन में एक देशभक्त के प्रति कोई प्यार नहीं, कोई स्नेह सहानुभूति नहीं। ड्राइवर भी हालदार साहब का बेचैन हो रहा था, काम पर भी जाने का समय नज़दीक आ रहा था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर होता, कभी लाल होता, कभी काला होता, कभी धूप का चश्मा लगता, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा लगता, पर कोई न कोई चश्मा जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए वह कैप्टन चश्मा वाला उस मूर्ति पर चश्मे लगाता रहा जब तक वह जीवित था। अब एक ऐसा समय आया, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने चश्मा पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। अब देखो, एक तरफ पान वाला मजाक उड़ा रहा था, दूसरी ओर कैप्टन के न रहने पर उदास हो गया। दिल से सहृदय व्यक्ति था, लेकिन हो सकता है कम पढ़ा लिखा रहा हो, अनपढ़ रहा हो, मजाकिया रहा हो, उसने ऐसा मजाक कर दिया हो। पीछे मुड़ करके मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुका लिया और धोती के सिरों से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह जो सेंटेंस था वह उस आदमी को भावुक कर गया, उसे सहृदय बना गया। उसकी आंखों में आंसू आना एक तरह से उसकी सहृदयता का प्रतीक है, उसके भावुक होने का प्रतीक है, संवेदनशील होने का प्रतीक है। जिस पान वाले ने उसी कैप्टन का मजाक उड़ाया था, उसी पान वाले की आंखों में आंसू तब आया जब वो ये जान गया कि कैप्टन इस दुनिया में नहीं है।
होता है, हमारे भारत देश में तो अक्सर होता है। जब तक कोई व्यक्ति जीवित होता है हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते, लेकिन उसके न रहने पर हम उसकी कीमत, उसकी महत्ता को समझते हैं और हम उसे याद करते हैं, उसके अभाव में दुखी रहते हैं। अब जब देखा हवलदार साहब ने कि उसकी आंखों में आंसू है, कुछ नहीं पूछ पाए, कुछ समय चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाए, जीप में आ बैठे, रवाना हो गए। बार बार यही सोचते रहे कि क्या होगा उस कौम का, कौम मतलब देश, कौम मतलब जाति, कौम का मतलब देश नहीं है, कौम मतलब जाति है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, उस जाति का, उस देश में रहने वाले लोगों का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है। होम देना, बलिदान देना, ठीक है, उस भावना पर हंसती है जो वह कहीं न कहीं त्याग और बलिदान की भावना से भरी हुई है। और ऐसी कौम, ऐसी जाति, ऐसी नस्लें जो अपनी बिकने के मौके ढूंढती हैं, गद्दारी करने के, देश में रहकर देश का पानी पीना, देश का अन्न ग्रहण करना, फिर भी वतन के लिए कुछ न करके और वतन का सौदा करना, जी, भ्रष्ट हो जाना, सब भावनाएं हैं। सोचते सोचते दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा, हृदय स्थली मतलब बीचों बीच, मुख्य बाजार, मुख्य चौराहा, सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही होगी, प्रतिष्ठापित होगी, मतलब स्थित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। और एक कैप्टन था बेचारा जो लगाता रहता था, वह भी मर गया, तो अब वहाँ चश्मा कौन लगाएगा। यही सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ये सब बातें हवलदार साहब सोच रहे थे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि एक देशभक्त एक महापुरुष की अधूरी मूर्ति को नहीं देख सकता है, इसलिए हवलदार साहब नहीं देखेंगे। आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे, लेकिन आदत से मजबूर थे। चौराहा आते ही आंखें मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, कितनी तेज जीप क्यों रोक रही है भाई। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, क्योंकि कुछ न कुछ उनको उस मूर्ति पर ऐसा दिखाई दिया जिनसे उनके मन में आशा की किरण जगी। और जब आशा आदमी के मन में जगती है तो विश्वास हो जाता है कि नहीं, अब अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं देश में जिनके मन में देशभक्ति की भावना है। तो हवलदार साहब जब जाकर वहाँ देखते हैं तो देखते क्या है कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा एक घास होती है, उस घास से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, और उसे कोई न कोई बच्चा ही बनाया होगा। ऐसा बच्चे अक्सर खेल खेल में बनाते रहते हैं। पहले बच्चे जब खेलते थे तो घास का चश्मा बना करके अपनी आंखों में पहन लेते थे। बच्चों की खेल की वस्तु थी जो कि उन्होंने देखा वहाँ मूर्ति पर लगी हुई थी। हवलदार साहब बहुत भावुक हो गए, द्रवित हो गए, भाव विह्वल हो गए, संवेदनशील हो गए, इमोशनल हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। इतनी सी बात हमारे लिए, आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि अरे हो गया,
मूर्ति आधी है, अधूरी है, हमें क्या लेना देना है। ऐसे ही लोगों के लिए इतनी सी बात लिखा हुआ है, लेकिन जिनके मन में देशभक्ति है, जिनके मन में देश प्रेम है, उनके लिए इतनी सी बात नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है कि एक महापुरुष की मूर्ति अधूरी हो। उनकी पहचान उनके चश्मों से होती थी, और उनकी मूर्ति पर चश्मा न हो, यह देशभक्ति का मजाक है, ये देश प्रेम का मजाक है, देश के महापुरुष का मजाक है, उसके प्रति श्रद्धा का मजाक है, उसके प्रति सम्मान की भावना का मजाक है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात का मतलब ही हो गया कि सामान्य लोगों के लिए बात बहुत ही छोटी थी, लेकिन एक देशभक्त के लिए, एक सहृदय व्यक्ति के लिए, एक देश के जिम्मेदार नागरिक के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उनकी आंखें भर आईं, और आंखें भर क्यों आईं? उन्हें लगा कि नहीं, देशभक्ति अभी भी इस मोहल्ले में जीवित है। भले ही बड़े लोगों में न सही, छोटे बच्चे में तो जीवित है। ये छोटे जिम्मेदार बच्चे जिनके मन में अभी भी देशभक्ति है, देश प्रेम है, अगर न होता तो शायद इस सरकंडे का चश्मा इस मूर्ति पर न लगा होता। ठीक है, तो आज बहुत समय हो गया, आज के लिए इतना ही। बाकी बातों के साथ अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। धन्यवाद। एक बात और है कि जो भी आपको गृह कार्य कल दिया गया था उसे आप अवश्य पूरा कर लिए होंगे। कुछ काम आज आपको दिया जा रहा है, उसे आप कर लें। ठीक है, धन्यवाद।